वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 26वीं तरमीम के हवाले से और यहाँ पे जो सियासी अपना किरदार रहे हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान का बहुत अहम किरदार रहा है और उन्होंने, मेरा मानना ये है, बाकी मेरे मेहमान बताएंगे कि किस हद तक ये बात दुरुस्त है, मेरी असेसमेंट, मुझे लगता है कि जिस तरह से मौलाना साहब ने अपनी तारीफ़ें करवाई हैं उमर अयूब से, जिस तरह से गौहर अली ख़ान से, जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र से और असद कैसर से और दीगर जो इनके हमायदीन हैं पार्टी के तहरीक इंसाफ के, जिस तरह से वो मौलाना की तारीफ़ें कर रहे थे, हमने देखा कि मौलाना के किसी शख्स ने इमरान खान की तारीफ़ नहीं की, ना मौलाना ने इमरान खान की तारीफ़ की, लेकिन इन्होंने पुल बांध दी। और फिर मौलाना ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैरिस्टर गौहर के साथ, तो उसमें तो कमाल ही करवा लिया उन्होंने कि बैरिस्टर गौहर ने कहा जी हमें इस मुसव्वदे पे कोई एतराज़ नहीं है, मौलाना साहब ने बेहतरीन मुसव्वदा बनाया है, काले सांप के जो हैं काले नाक के दांत निकाल दिए हैं। और मौलाना साहब ने बड़े फातिहाना अंदाज से उनको रुखसत किया वहाँ से और असम्बली की तरफ आए और वोट उन्होंने दाग दिया। मैं समझता हूँ कि ये जो किरदार था, मेरा मानना यह है कि मौलाना ने तहरीक इंसाफ को वो डाज दिया है कि उनको वहाँ पानी ना मिले। तो मेरे साथ इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं नासिर शिराजी साहब, कॉलमिस्ट हैं, अपना मीडिया की बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शिराजी साहब। वालेकुम सलाम शम्सी साहब। जी शिराजी साहब, हाँ जी, जनाब मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान ने की किया जनाब तहरीक इंसाफ नल। शम्सी साहब, सारी दुनिया में आइन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, मुअत्तल होते रहते हैं, इसमें तरामीम होती रहती हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जिस अंदाज में हुई है उसमें अगर सबको भूल कर आप सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान सामने रख लें जिसमें वो निहायत अफसुर्दा सूरत लेके मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के जो लोग हैं, सेनेटर और मेंबरान कौमी असेंबली, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, रिश्वत की पेशकश की जा रही है और वो गैर भी हैं। तो आप अंदाजा फरमाइए कि उस आईनी तरमीम के अंदर फिर बाकी क्या रह जाता है। मिलती जुलती बात जनाब अख्तर महंगल साहब ने की और यही कुछ तो पीटीआई कह रही है। लेकिन वोट भी दे दिया। सबसे अहम बात यह है, इस तरमीम की सबसे अहम बात यह है कि तरमीम तो हो गई, लेकिन सबसे खौफनाक और खतरनाक बात यह है कि सूबा खैबर इस तरमीम में शामिल नहीं हुआ। तो पूरे सूबे के रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनके, यानी सेनेट में तो उनके नुमाइंदे भी नहीं थे, खैबर की असेंबली की जो भी तादाद है उसके हिसाब से तो सेनेट का इलेक्शन हुआ ही नहीं। तो हाउस इनकम्प्लीट जान के छोड़ा गया क्योंकि खतरा ये था कि वहां के सेनेटर इस तरमीम के खिलाफ वोट देंगे, तो पूरे सूबे को माइनस करना मुनासिब समझा गया। मैं समझता हूँ नहीं, उसमें मैं थोड़ा इख्तलाफ करूंगा आपसे। किस तरह कि आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान कहाँ से उनका इंतखाब हुआ है, उनके जो अमायदीन है, उनके दूसरे मेंबरान हैं, वो कहाँ से जीत के आए हैं, और फिर उसके बाद उमर अयूब का कहाँ से जो है वो मुंतखब हैं, असद कैसर कहाँ से मुंतखब हैं, एज अपोजिशन लीडर उन्होंने शिरकत फरमाई है और 12 वोट मुखालफ भी पड़े हैं। देखिए, जिन असाब के आपने नाम लिए हैं वो सूबा खैबर से आए हैं, उन्होंने वोट नहीं दिया, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। मौलाना साहब ने इलेक्शन हारा है, सूबा खैबर से इलेक्शन हारे हुए हैं, लिहाजा उनके वोट की कोई अहमियत नहीं। मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ कि पूरे सूबे को इस अमल से आउट रखा गया है। अब आप ये देखिए कि मौलाना साहब ने जितना क्रेडिट लिया है उससे तो यूं लग रहा है जैसे कल को उन्होंने सदर पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी से भी वोट लेना है और पीटीआई से भी वोट लेना है। मुझे तो खेल किसी और तरफ जाता नजर आ रहा है। लेकिन ये तरमीम जो हुई है ये आखिरी तरमीम नहीं है। अब तो तरामीम जो है उनकी एक लाइन लग जाएगी और मेरा ख्याल है कि नई तरामीम की सूरत में हमें फिर नजर आएगा कि सिविलियन के जो केसेस हैं वो फौजी अदालतों में चढ़ने के हक में भी तरमीम पास हो जाएगी और इससे मिलती जुलती कई तरामीम। अच्छा, जो स्पेशल सीटों का केस है उसमें भी तो आपको नहीं लगता कि अब इलेक्शन कमीशन के लिए आसानी हो गई है? उन्होंने उनके वन विंडो ऑपरेशन है ना, इस वक्त चल रहा है वन विंडो ऑपरेशन। वजीर आजम पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है, काबीना के हाथ में कुछ नहीं है,
पार्लियामेंट के हाथ में कुछ नहीं, इनके हाथ में तो अपनी आईनी तरमीम का मुसवदा तक नहीं था कि ये वन विंडो जो कहीं और खुली हुई है, ऑपरेशन तो वहां से हो रहा है। लेकिन मेहनत सारी आपको नजर आ रही थी बिलावल साहब की? नहीं, ये तो मोहरे हैं, ये सारे मोहरे हैं। अच्छा, ठीक है। और आप मेहनत क्या हुई, जरा अंदाजा फरमाइए ना, मेहनत क्या हुई? जी। हैदराबाद के जलसे के बाद बिलावल ने क्या ऐलान किया? उन्होंने कहा जी कोई हमारे साथ आता है या नहीं आता, हम जिस तरह चाहेंगे अपनी यह आईनी तरमीम मंजूर करा लेंगे। उसका मतलब था हुक्म बाई क्रुख। उनके नाना ने क्या किया, 73 का आइन जब बन गया और तरमीम उन्होंने शुरू कर दी, तो उन्होंने जे रहीम और अपने करीबी साथियों को सार्जेंट आर्म से कहा कि इनको उठा के पार्लियामेंट से बाहर फेंक दो। उनको ठुड्डे मारे गए, उनको धक्के दिए गए, उनको थप्पड़ मारे गए। तो इनके नाना के करतूत भी यही हैं। तो वही कुछ उन्होंने अब कहा कि हम हुक्म बाई क्रुख तरमीम मंजूर करा लेंगे। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो जैन कुरैशी, ज़हूर हुसैन कुरैशी और खिच्ची साहब, औरंगजेब खिच्ची साहब, फतेहाना साहब, ये लोग बैठे नजर आए हुकूमती बेंचों के ऊपर, ठीक है? अब मुझे यहां बताएं कि शाह महमूद कुरैशी का फ्यूचर जो है अपना पीटीआई में, क्या वो आने वाले वक्त में एक्सेप्टेबिलिटी होगी या क्वेश्चन मार्क है, या ये उसी तरह के खेल हो रहा है कि जैसे बानी पीटीआई को एक साइड पे कर दिया गया है और उनके उसी तरह एमक्यूएम के बानी को एक साइड पे कर दिया गया था और डील हो गई थी फारूक सत्तार और दीगर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल लोगों से। तो अब कोई इस तरह का मंजरनामा आपको नजर नहीं आ रहा कि शाह महमूद कुरैशी की पूरी फैमिली का इधर चले जाना? नहीं, मेरा ख्याल है कि होगा तो ऐसे ही तो साजबाज होगा, लेकिन जिधर आप इशारा कर रहे हैं इससे मुख्तलिफ होगा। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब को एक महफूज मोहरे के तौर पे एक साइड पे रखा गया है। जिस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे, मुल्क इंतशार का शिकार होगा और ये फैसला होगा कि अब पीटीआई को शामिल इक़्तिदार तो करना है लेकिन माइनस इमरान खान, तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब आएंगे और फिर उनको क्रेडिट दिया जाएगा और फिर उनकी जो जेल में सोबतें बर्दाश्त करने की जो कहानी है वो सब मिलकर ज़ारो कतार आपको सुनाते नजर आएंगे और फिर उनके गले में ये हार डाल दिया जाएगा कि अब क़यादत वो करेंगे। तो उनको तो फिलहाल बचा के रखा गया है, वो मोहरा है। तो अब आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने स्पीच की कि जो काले बादल मंडला रहे थे वो छट गए हैं और बिलावल ने कहा कि जो काला सांप, काला नाग हमारी पार्लियामेंट के इर्द गिर्द अदालत की सूरत में घूम रहा था, इफ्तिखार चौधरी की अदालत की सूरत में, उसका हमने डंग निकाल दिया। असल में बिलावल, शहबाज शरीफ और ये सारे लोग जो हैं जो आज बहुत खुशियां मना रहे हैं, ये काले सांप और काले नाग की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारे जो हैं ये ब्राउन सांप से डसे गए हैं। अच्छा, इनको काले नाग ने नहीं डसा। काले नाग का सरदार, काले नाग के पीछे कौन था? वो ब्राउन रंग का नाग था जो मिट्टी में मिलके नजर भी नहीं आ रहा होता, मिट्टी में घूम फिर रहा होता है, जमीन पे होता है लेकिन किसी को नजर नहीं आता क्योंकि जमीन के हम रंग होता है। तो ये जो बहुत खुशियां मना रहे हैं और सोच रहे हैं कि अमन हो जाए। देखिए, अगर 26वीं तरमीम के नतीजे में मुल्क में अमन हो जाता है कराची से खैबर तक, और ये दो सूबे जो इस वक्त बहुत ज्यादा इंतशार का शिकार हैं जिसमें बलूचिस्तान भी है और खैबर भी है, यहाँ पे अमन हो जाता है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो एक और तूफान उठता हुआ देख रहा हूँ जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की जड़ों में बैठ जाएगा। ये तो खुश्क पत्तों की तरह आपको हवा में उठते नजर आएंगे और मुस्तकबिल करीब में इक़्तिदार में कोई और लोग नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुराद पीटीआई से नहीं है, मुझे बताएं कि कम अज कम ये नहीं है। मुझे बताएं 45-47 जो है इसके बारे में इमरान खान साहब ने बयान दिया कि जी वो जिस तरह उन्होंने आसिफ सईद खोसा के बारे में कहा था कि हमारा जज आएगा और ये कर देगा, इसी तरह उन्होंने कहा मंसूर अली शाह आएगा तो ये खोलेगा। तो उसके बाद मंसूर अली शाह के अभी चांसेस बचे हैं कोई आने के चीफ जस्टिस? जी बिल्कुल महफूज है, अभी तक बचे हैं। ये 24 को इंशाल्लाह फैसला होगा कि वो बचते हैं कि नहीं, लेकिन अभी इम्कानात मौजूद हैं। देखिए, जैसे कहा गया कि हमने काले नाग का जो है वो उसके दांत भी निकाल दिए और जहर भी निकाल दिए, तो अब अगर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए हुकूमत मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो मंसूर अली शाह साहब के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो उससे तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। और अहम मुमकिन है हुकूमत अपनी खाल बचाने के लिए या वकला तारीख जो शुरू हो रही है और उसके साथ सिविल सोसाइटी के दीगर
जो शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो उनके साथ मिलने का इम्कान है, तो उस खतरे से बचने के लिए हुकूमत ऐसा कर सकती है, और अगर ऐसा कर ले तो ये दानिशबंदी का फैसला होगा। ठीक है, आज एक मुकदमे में मंसूर अली शाह साहब ने लंबी डेट दे दी है। उन्होंने कहा जी चूंकि अमेंडमेंट्स हो गई हैं तो ये एक आईनी मुकदमा है, तो ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि ऑर्डर उनके पास नहीं अभी गए, बेंच नहीं बना, लेकिन उन्होंने उसको सुना नहीं, तो इसका मतलब है उन्होंने एक्सेप्ट भी तो कर लिया ना इस आइन को जो बनाया गया। देखिए, ये आइन में जो तब्दीली हुई है ये तो हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि जब 45 फार्म खुलेंगे और ये हुकूमत और इसके सारे इक़दामात जो है नल एंड वॉइड हो जाएंगे तो उस वक्त सूरत क्या होगी। अभी तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो कुछ किया है वो दुरुस्त किया है। अब देखे ना जी, खोलेगा कौन, ये तो चांस नजर ही नहीं आ रहा करीब करीब। देखिए, फिरौन ने जब ये फैसला किया कि वो पैदा होने वाले तमाम बच्चों को मौत के घाट उतार देगा, तो हामलाओं के पेट भी चाक हुए थे और जो बच्चे अभी दुनिया में नहीं आए थे उनको भी कत्ल कर दिया गया था। ठीक है, तो मूसा को भी अल्लाह ताला का मौजूदा देखें कि हजरत मूसा ने जो फिरौन के महल में परवरिश पाई थी। ठीक है, अच्छा मुझे सिर्फ इतना बताएं जी, अब जो मूसा है उसको करैक्टर वाला भी तो था ना, तो यहां जिसके लिए आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सूट नहीं करते। वो बंदा यू टर्न लेने वाला है, अंदर बैठा हुआ है, उसकी पार्टी का ना मुंह ना सिर, कोई मुश्तरका हिकमत अमली नहीं, ना पाकिस्तान के लिए ना अपनी पार्टी के लिए। जो लोग अपनी पार्टी को नहीं बचा सकते वो पाकिस्तान को क्या बचाएंगे। आपने देखा नवाज शरीफ को जूता मारा गया, उसको अकामा में नाअहल किया गया, एहसन इकबाल को गोली लग गई, ख्वाजा आसफ का मुंह काला किया गया, और इसके अपना राना सनाउल्लाह के ऊपर हीरोइन का केस डाल दिया गया, इनकी माओ बहनों को उठाया गया, लेकिन पार्टी इंटैक्ट रही। यहां तो ना मुंह ना मथा ना जिन पहाड़ों लथा। किसी की मां बहन को नहीं उठाया गया था जिनके आपने नाम लिए हैं। मरियम नवाज को गिरफ्तार जरूर किया गया था। फरियाल तालपुर को किस तरह उठाया गया, मरियम को किस तरह गिरफ्तार किया गया बाप के सामने, ये तो लिखी पड़ी बातें हैं ना। ये माजी फरियाल तालपुर के खिलाफ मुकदमात किन्होंने बनवाए थे, जिन्होंने भी बनवाए थे, लेकिन चांद साथ बैठे हैं सर। अच्छा, मेरी मुराद जब मैं कहता हूँ कि मूसा की परवरिश महल में हुई तो मेरी मुराद जो है वो इमरान खान साहब नहीं है। हाँ, तो फिर मूसा तो अभी नहीं, मूसा तो नवाज शरीफ के लिए साबित हुआ, शहबाज शरीफ नहीं। अब आप आगे देखिए हर दौर में देखिए ना कोई अब करबला बच सकती है, ना कोई इमाम हुसैन आ सकते हैं, लेकिन करबला यजीद ने वहां पे जो कुछ किया, यजीदी फिक्र मौजूद है और उसके मुकाबले के लिए फिक्र हुसैनी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा सिर्फ आखिरी सवाल ये है कि जो मौलाना ने किया है पीटीआई के साथ, उसके बारे में चंद कलमात कह दीजिए। जी, मौलाना ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल करीन ख्याल था। मौलाना विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, उन्होंने बड़ी चाबकदस्ती के साथ पीटीआई को चक्कर दिए रखा। अंदर से वो हुकूमत के साथ मिले हुए थे, और जहां भी जिस तरह भी सौदा हुआ है वो हमारे और आपकी आंखों के सामने तो नहीं है, लेकिन आइंदा 2-3 माह में जो फवायद और जो फेवर्स नजर आएंगी उससे कहानी खुल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम नासिर शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो है अपना एनालिसिस किया है, और हर एक का अपना ख्याल है नजरियाती तौर पे भी और सहाफती मालूमात के मुताबिक भी। मेरे तीनों मेहमानान गिरामी ने हमारे प्रोग्राम में जो शिरकत फरमाई, आपने उनके मेरे सवालात के जवाब में उनके जो जवाबात थे वो सुने, तो फैसला आपने करना है कि किसकी बात दुरुस्त है किसकी गलत है, आने वाला वक्त बताएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए आज के प्रोग्राम में, आइंदा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।